स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। चम्फाई, सियाहा और सैतुअल जो कभी कभी समाचारों में रहते हैं, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? ए मिजोरम, बी असम, सी नागालैंड, डी मेघालय। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए मिजोरम। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। चम्फाई, सियाहा और सैतुअल भारतीय राज्य मिजोरम के जिले हैं। इन तीनों जिलों में मुख्य रूप से म्यांमार से शरणार्थियों का आगमन हुआ है या हो रहा है। चम्फाई पूर्वी मिजोरम में स्थित है और भारत म्यांमार सीमा पर एक व्यवसाय केंद्र है। अपने कृषि परिदृश्य के कारण इसे राइस बाउल ऑफ मिजोरम भी कहा जाता है। सियाहा दक्षिणी मिजोरम में स्थित है और मारा स्वायत्त जिला परिषद का प्रशासनिक मुख्यालय है। यह म्यांमार की सीमा से भी लगा हुआ है और अपने मनोरम दृश्यों और विशिष्ट संस्कृति के लिए जाना जाता है। सैतुअल 2019 में बनाए गए नए जिलों में से एक है। सैतुअल मध्य मिजोरम में स्थित है। इसका गठन आइजोल और चम्फाई जिलों से कुछ क्षेत्रों को अलग करके किया गया था, अतः विकल्प ए सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड के पहले प्रश्न से। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. शिवाजी महाराज की प्रशासनिक प्रणाली विकेंद्रीकरण पर आधारित थी और इसे अष्टप्रधान नामक मंत्रिपरिषद का समर्थन प्राप्त था। 2. उन्होंने एक नौसेना बनाई और सिंधुदुर्ग तथा विजयदुर्ग जैसे तटीय किले बनवाए ताकि समुद्री हितों की रक्षा की जा सके। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? यह सही है। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। शिवाजी महाराज ने एक विकेंद्रीकृत प्रशासन लागू किया था जिसे अष्टप्रधान 8 मंत्रियों की परिषद का समर्थन प्राप्त था। ये मंत्री प्रशासन, वित्त, गुप्तचर, सैन्य, विदेश, न्याय, धर्म और अभिलेखन जैसे प्रमुख क्षेत्रों का संचालन करते थे, अतः कथन एक सही है। शिवाजी ने एक मजबूत नौसेना स्थापित की थी ताकि कोकर तट की रक्षा की जा सके और पुर्तगालियों, जंजीरा के सिद्दियों तथा अन्य समुद्री शक्तियों से मुकाबला किया जा सके। उन्होंने सिंधुदुर्ग जो मालवन के पास एक द्वीप पर स्थित था तथा नौसेना का अड्डा था, और विजयदुर्ग पश्चिमी तट पर रणनीतिक रूप से स्थित किला जैसे प्रमुख तटीय किले बनवाए। उनके नौसैनिक रणनीति ने समुद्री सुरक्षा, व्यापार की रक्षा और क्षेत्रीय नियंत्रण सुनिश्चित किया, अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. भारतीय रिजर्व बैंक सीमांत सहायता सुविधा दर का उपयोग रातों रात बैंकिंग प्रणाली में तरलता डालने के लिए कर सकता है। 2. आरबीआई द्वारा शुरू की गई स्थायी जमा सुविधा बैंकों से किसी भी प्रकार के संपार्श्विक की मांग नहीं करती। 3. आरबीआई वित्तीय क्षेत्र में प्रणालीगत जोखिमों का आकलन करने के लिए वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट प्रतिवर्ष प्रकाशित करता है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं? ए केवल एक, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारतीय रिजर्व बैंक या आरबीआई बैंकिंग प्रणाली में रातों रात तरलता डालने के लिए सीमांत सहायता सुविधा दर का उपयोग कर सकता है, अतः कथन 1 सही है। आरबीआई द्वारा शुरू की गई स्थायी जमा सुविधा बैंकों के लिए अपनी अतिरिक्त तरलता केंद्रीय बैंक के पास जमा करने की एक संपार्श्विक मुक्त व्यवस्था है, अतः कथन 2 सही है। भारतीय वित्तीय प्रणाली की स्थिति का मूल्यांकन करने और संभावित जोखिमों की पहचान करने के लिए आरबीआई वर्ष में 2 बार वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट प्रकाशित करता है, अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, ब्रिक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया। 2. भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता ग्रहण करेगा और वर्ष 2026 में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। 3. वर्ष 2024 में ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र और इथियोपिया इस समूह में शामिल हो गए, जबकि इंडोनेशिया वर्ष 2025 में इसका सदस्य बना। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही नहीं हैं? ए केवल एक, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी कोई भी नहीं। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में अधिक समावेशी और सतत शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को मजबूत करना विषय पर आयोजित किया गया और रियो डी जेनेरियो घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए, अतः कथन 1 सही है। भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता ग्रहण करेगा और वर्ष 2026 में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, अतः कथन 2 सही है। पहले 5 ब्रिक्स सदस्य ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका थे। वर्ष 2024 में ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र और इथियोपिया इस समूह में शामिल हुए, जबकि इंडोनेशिया वर्ष 2025 में इसमें शामिल हुआ, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण पॉक्सो अधिनियम 2012 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इसे भारत द्वारा बाल अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के अनुसमर्थन के परिणाम स्वरूप अधिनियमित किया गया था। 2. जो व्यक्ति यौन प्रयोजनों के लिए बच्चों की तस्करी करते हैं उन्हें अधिनियम के उकसावे संबंधी प्रावधानों के तहत दंड दिया जा सकता है।
3. बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों के दोषियों के लिए मृत्युदंड को शामिल करने हेतु वर्ष 2019 में पॉक्सो अधिनियम में संशोधन किया गया था। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी केवल 3, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी 1, 2 और 3। पोक्सो अधिनियम बच्चों के यौन शोषण और दुर्व्यवहार को संबोधित करने के लिए बनाया गया था, जिसमें 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को बच्चा माना गया है। इसे भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सम्मेलन के परिणाम स्वरूप अधिनियमित किया गया था। अतः कथन 1 सही है। यौन उद्देश्यों के लिए बच्चों की तस्करी करने वाले लोगों को अधिनियम में दुष्प्रेरण से संबंधित प्रावधानों के तहत दंडनीय माना जाएगा। अधिनियम में अपराध की गंभीरता के अनुसार कठोर दंड का प्रावधान है, जिसमें अधिकतम आजीवन कारावास और जुर्माना शामिल है। अतः कथन 2 सही है। वर्ष 2019 में इसमें संशोधन करके कुछ परिस्थितियों में बच्चों पर गंभीर यौन हमले के लिए संभावित दंड के रूप में मृत्यु दंड को शामिल किया गया था। विशेष रूप से यदि इस तरह के हमले के परिणाम स्वरूप बच्चे की मृत्यु हो जाती है या वह लगातार निष्क्रिय अवस्था में रहता है तो मृत्युदंड दिया जा सकता है। अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इसे खाद्य लैबलिंग, पैकेजिंग और फोर्टिफिकेशन से संबंधित नियम बनाने का अधिकार है। 2. ईट राइट इंडिया आंदोलन स्वच्छ खानपान की आदतों को बढ़ावा देने के लिए FSSAI की एक पहल है। 3. FSSAI पूरे भारत में खाद्य व्यवसायों का प्रत्यक्ष निरीक्षण और लेखा परीक्षा करता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी केवल 3, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1 और 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण को खाद्य लेबलिंग, पैकेजिंग और फोर्टिफिकेशन से संबंधित नियम बनाने का अधिकार है। अतः कथन 1 सही है। ईट राइट इंडिया अभियान FSSAI की एक पहल है जिसका उद्देश्य स्वस्थ खानपान की आदतों को बढ़ावा देना है। अतः कथन 2 सही है। FSSAI सीधे तौर पर खाद्य व्यवसायों का निरीक्षण और ऑडिट नहीं करता है। अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह भारतीय संसद का उच्च सदन है जिसे संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत स्थापित किया गया था और पहली बार वर्ष 1952 में गठित किया गया था। 2. राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत 6 वर्ष निर्धारित किया गया है। 3. राज्यसभा के सदस्य राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के माध्यम से परोक्ष रूप से चुने जाते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी सभी 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। राज्यसभा भारतीय संसद का उच्च सदन है जिसका गठन संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत किया गया है। इसका पहली बार गठन वर्ष 1952 में हुआ था। यह एक स्थायी सदन है जिसे भंग नहीं किया जा सकता। अतः कथन 1 सही है। हालांकि संविधान में सदस्यों के कार्यकाल का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष निर्धारित किया गया है। अतः कथन 2 सही है। राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले राज्यसभा सदस्यों का चुनाव केवल राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति या सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, हरित अमोनिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह वायु से प्राप्त नाइट्रोजन के साथ हरित हाइड्रोजन के संयोजन से उत्पन्न होता है। 2. इसकी प्रकृति अत्यधिक अस्थिर होती है लेकिन यह पूरी तरह से कार्बन तटस्थ होता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन सा सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हरित अमोनिया एक स्थायी वैकल्पिक ईंधन है जो वायु से प्राप्त नाइट्रोजन के साथ हरित हाइड्रोजन के संयोजन से उत्पन्न होता है। अतः कथन 1 सही है। यह प्रक्रिया एक ऐसे ईंधन का निर्माण करती है जो पूरी तरह से कार्बन तटस्थ होता है, जो इसे एक आशाजनक दीर्घकालिक समाधान के रूप में स्थापित करता है, विशेष रूप से शिपिंग जैसे उद्योगों में जहां उत्सर्जन को कम करना तेजी से महत्वपूर्ण होता जा रहा है। हालांकि इसकी क्षमता के बावजूद इसके उपयोग से जुड़ी कई चुनौतियां हैं। प्राथमिक मुद्दों में से एक यह है कि हरित अमोनिया अत्यधिक अस्थिर होता है जिससे पारंपरिक ईंधन की तुलना में इसे संभालना अधिक कठिन हो जाता है। अतः कथन 2 सही है। इसके लिए नियंत्रित परिस्थितियों में पदार्थ को सुरक्षित रूप से रखने के लिए डिजाइन किए गए विशेष भंडारण टैंकों की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के इतिहास में कामराज योजना 1963 निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से शुरू की गई थी?
ए. पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना। बी. दक्षिणी राज्यों में भूमि सुधारों को लागू करना। सी. सहकारी खेती के माध्यम से ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना। डी. नेताओं को इस्तीफा देकर जमीनी स्तर पर काम करने के लिए प्रोत्साहित करके कांग्रेस को पुनर्जीवित करना। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। के. कामराज ने तत्कालीन मद्रास प्रांत के मुख्यमंत्री 1954 और बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष 1963 के रूप में कार्य किया। के. कामराज द्वारा कामराज योजना का प्रस्ताव वरिष्ठ नेताओं को इस्तीफा देकर जमीनी स्तर पर काम करने और पार्टी पुनर्गठन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पुनर्जीवित करने के लिए रखा गया था। मोरारजी देसाई, लाल बहादुर शास्त्री और जगजीवन राम केंद्रीय मंत्रियों में शामिल थे, जबकि मुख्यमंत्रियों में के. कामराज मद्रास, बीजू पटनायक उड़ीसा और सी.बी. गुप्ता उत्तर प्रदेश शामिल थे, जिन्होंने कामराज योजना के तहत इस्तीफा दे दिया था। अतः विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन धम्मचक्र प्रवर्तन के महत्व को सही रूप में समझाता है? ए. यह बुद्ध के जन्मदिन का प्रतीक है। बी. यह बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति का स्मरण कराता है। सी. यह बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिए गए प्रथम उपदेश का अवसर है। डी. यह वह दिन है जब बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। धर्मचक्र प्रवर्तन दिवस आषाढ़ पूर्णिमा को मनाया जाता है और यह उस अवसर को चिन्हित करता है जब भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था, जिससे धर्मचक्र प्रवर्तन की शुरुआत हुई थी। अतः विकल्प सी सही है। इसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु को क्या कहते हैं? ए. फोकस, बी. भूकंपीय छाया क्षेत्र, सी. भ्रंशन रेखा, डी. उपकेंद्र। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।